हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगेन इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, सदिशों का योग मींस वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन जब हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था तो हमने आपको कहा था कि हम 3 मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो त्रिभुज विधि, दूसरा समांतर चतुर्भुज विधि और एक बहुभुज विधि। ठीक है, तो हमने 2 क्लासें आपको कंप्लीट करा के दे दिया है और आज हम 3rd क्लास को देखेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे बहुभुज विधि। जैसा कि आप नाम ही देख पा रहे होंगे, बहुभुज विधि। इसका मतलब ही इसमें बहुत सारी भुजाएं होंगी। बहुत सारी भुजाओं का एक्चुअल से मतलब यह है कि इसमें वेक्टर बहुत सारे होंगे। त्रिभुज में 3 वेक्टर होते थे, 2 होते तो उसका एक परिणामी होता था। चतुर्भुज में भी 2 ही वेक्टर होते थे, एक उसका परिणामी होता था, एक उसकी वर्चुअल रेखा होती थी। बहुभुज वाले में 2 से अधिक वेक्टर होंगे। मींस अगर किसी बॉडी पर आपको कई से एक से अधिक फोर्सेस हैं या एक से अधिक वेक्टर राशियां वर्क करते नजर आएंगी तो आप हमेशा उसको जोड़ने के लिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? बहुभुज विधि। अब ये यूज कैसे करेंगे, बस यही चीज तो अपने को समझनी है। तो समझने के लिए क्या करना है, आपको 2 वेक्टर जोड़ना आना चाहिए। अगर आपको 2 वेक्टर जोड़ने आते हैं फिर ये भी विधि आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि बारीकी से चीजों को हम समझ पाए। तो हमने एक वेक्टर लिया ऐसे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, है ना। ये किसी प्लेन में 4 वेक्टर है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। इन सबके परिमाण लगभग इक्विवेलेंट है, पर डायरेक्शन सभी की चेंज है क्योंकि तीर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, डी वाले का इधर है। ठीक है, इनको हम जोड़ने का काम करते हैं। तो जोड़ने के लिए आपको सभी वेक्टरों को एक साथ जोड़ने का कोई नियम नहीं है, केवल 2-2 वेक्टर करके ही हम जोड़ सकते हैं। ठीक, तो 2 वेक्टर तुम्हें जोड़ने से अच्छे आने चाहिए, बस बात खत्म। तो हम इसके कई सारे आपको, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि हमने पीछे कहा था हम कोई भी वेक्टर पहले ले सकते हैं। तो आप में से कई सारे बच्चे ए पहले खींच लेंगे, कई सारे बी को पहले खींच सकते हैं, सी को, डी को, मतलब कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो हम आपको कई चीजें आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट शुरू करते हैं। सपोज हमने पहले ए को खींचा, एक वेक्टर खींच लिया। अब इनमें से तुम्हें जो भी जोड़ना आ रहा है, समझ लो डी जोड़ना, सी जोड़ना, बी जोड़ना, तो जिस वेक्टर को जोड़ना उसे हमेशा पहले वेक्टर के हेड पर खींचते हैं। सपोज हम ए में बी जोड़ना चाह रहे हैं तो कितने लोगों को समझ आया कि ऐसे खींच लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मींस वेक्टर ए के साथ हमने बी खींच लिया यार, समझ में आया ये? ठीक, अब क्या करना है, इन दोनों का परिणामी ले लो। इन दोनों का परिणामी इस डायग्राम का परिणामी नहीं होगा, ये बात आपको समझनी है। इन दोनों का परिणामी केवल इन्हीं का परिणामी होगा, पर उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी वो भी समझा देंगे अभी। क्योंकि जब हम तीसरे वेक्टर को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किससे? तो जोड़ने के लिए हमेशा हम एक लाइन बोलेंगे कि इन दोनों के परिणामी से ही तीसरे वेक्टर को जोड़ना है। तो हमने जो डैश रेखा खींची है वो वेक्टर ए और बी का परिणामी है। मींस हम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना दिखाना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आ गया ना? पर ये इस डायग्राम का आंसर नहीं है। अब क्या करना है, अब इनमें से कोई तीसरा वेक्टर उठाओ, डी उठा लो, सी उठा लो, जो तुम्हें समझ आए। चलो हम सी उठाते हैं। सी वेक्टर को इस परिणामी के हेड पर खींच दो। तो इस परिणामी का हेड तो भाई साहब ये वाला है ना, तो इस वाले हेड पर आ जाइए, इसे उठाइए, इसे यहाँ रख दीजिए। और ये चीज हमने आपको बताया था, इसे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको यहां से उठाओ, मे भी कुछ ऐसा दिखेगा। ये वेक्टर सी है। अब क्या करेंगे, अगेन ये वाला परिणामी और ये वाला वेक्टर मींस वेक्टर ए प्लस बी का जो परिणामी है और सी, इनका भी वर्चुअल खींच लो क्योंकि ये भी तो आंसर नहीं है हमारा, है ना। तो ये इन दोनों का परिणामी हो गया। ये किसका हो गया? इन दोनों का परिणामी। डैश रेखाओं का, डैश रेखा और इस वेक्टर सी का ये परिणामी है। ठीक है, इसका ये हेड है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब वेक्टर डी को जोड़ते हैं इसके हेड से। परिणामी के हेड से किसे जोड़ना है? वेक्टर डी को जोड़ते हैं यार, वो नीचे आ रहा है सर। ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है। अगर आप देखेंगे तो क्या प्लेन के सारे वेक्टर यूज कर दिए, ए बी सी डी, तो क्यों ना फिर इसका परिणामी खींचा जाए। परिणामी बोलो किधर से किधर? इस डैश रेखा के टेल से
इसके हेड तक खींचा गया वेक्टर परिणामी वेक्टर कहलाता है। मींस कुछ ऐसा, इसका नाम क्या दे दें, तो परिणामी वेक्टर को हम जनरली आर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, आर से। तो ये डायग्राम का काम खत्म हुआ। आप ध्यान से देखेंगे तो वेक्टर आर इक्विवेलेंट जैसे जैसे जोड़ा बस वही लिखना है। ए पहले लिखा था तो ए लिख लो, उसके बाद बी लिखा था, उसके बाद सी लिखा था, उसके बाद डी लिखा था, काम खत्म। इसका अगर हम तुमसे पूछे कोड क्या है तो कोड हमेशा वेक्टर आर और जिसके साथ जुड़ा और जो दूसरा वाला वेक्टर था उसी के बीच जो कोड बनता है उसी का कोड लिया जाता है। बीच इसका डायरेक्शन ये फाई है। आर का अगर पूछे डायरेक्शन क्या है तो ये फाई, समझ में आ गया ना। यानी यहाँ पर जो कोण बनेगा अगर हम उसको माप लें तो हम कह सकते हैं कि ये वाला आर इतने डिग्री पर है और वही तो दिशा है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, तो ये तो हो गया एक मेथड। क्यों ना हम इस पैटर्न को बदल दें, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था वेक्टरों का योग तो क्रम विनिमय होता है। मींस इनके ऑर्डर को चेंज करने पर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्यों ना फिर चेक कर लिया जाए। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप में से कई बच्चे ए को पहले ना खींच करके किसी और को भी तो पहले खींच सकते हैं, तो इस बार हम किसी और को पहले खींचते हैं। समझ में आ गया ना। चलो शुरू करते हैं। तो इस बार पहले किसे खींच लिया जाए, चलो हम डी को खींचते हैं। किसको खींचते हैं, डी को। ये सेकेंड मेथड में इस बार हम डी को पहले खींच रहे हैं। ठीक, ये वेक्टर डी है। अब डी से सपोज ए खींचते हैं, किसको खींच ले, अरे कुछ सुविधा अनुसार भी देखना है। ठीक है, डी के साथ किसे खींचा, ए को, है ना। ये इनका परिणामी है और ये इसका आंसर नहीं है, ये बात आपको आती है। इस बार चलो बी खींच लेते हैं। ये वेक्टर ए है, ठीक। अब इस बार बी खींचते हैं। ये वेक्टर बी है। अब क्या करें, क्या इनका ये परिणामी है, ठीक। अब क्या करें, कौन सा वेक्टर बच गया, डी खींच लिया, ए खींच लिया, बी, सी बच गया। सी को उठाओ, ये वेक्टर सी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब क्या करें, क्या वेक्टर सी के साथ ही तो परिणामी खींचना है। चलो ध्यान से देखना है बस, क्या ये वाला डैश और इसका हेड ये वेक्टर सी था और ये जो रेड कलर से है ये वेक्टर आर है, ठीक है। अब लगभग देखेंगे वेक्टर आर इधर वाला और वेक्टर आर उधर वाला, इसे आर डैश नाम दे दो क्योंकि हमने सेकंड मेथड में यूज किया है। अगर इनको हम नाप के अच्छे से कोड पे रखते तो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाता, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं वेक्टर आर डैश इक्विवेलेंट, पहले बोलो कौन सा खींचा था, पहले डी खींचा था। इस बार डी में फिर किसे जोड़ा, ए को, फिर जोड़ा बी को, फिर जोड़ा सी को, बस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टरों का योग, सॉरी वेक्टरों का योग। साथ में कौन सी विधि, बहुभुज। हमने आपको तीन मेथड पढ़ा दिए और तीन ही मेथड होते हैं, एक चौथा भी होता है ग्राफिकल मेथड, बट वो अपने में है नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुभुज विधि में समझ में आया ना, वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। वेक्टर जोड़ने के लिए केवल दो वेक्टरों को तुम्हें जोड़ना आना चाहिए, बस। चाहे जितने वेक्टर प्लेन में दे रखे हो हम सबको जोड़ सकते हैं, बस ये नियम है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। दूसरी बात, कुछ वेक्टरों की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या 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 है, एक तो अभी हमने देखा है कि वेक्टर आर इक्विवेलेंट होता है वेक्टर आर डैश के, मींस जिसका परिमाण और डायरेक्शन सेम टू सेम आता है। मींस इस पॉइंट को कहते हैं वेक्टरों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। हम इसे इरेज करके लिख देते हैं, है ना, ताकि आपके लिए थोड़ी सुविधा हो जाएगी। इसे मिटाते हैं पॉइंट वाइज। हम ये गुण पढ़ रहे हैं किसके, वेक्टर योग के, ठीक। तो पहला पॉइंट, जो वेक्टरों का योग है क्रम विनिमय होता है। मींस इनका ऑर्डर चेंज करने पर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रम विनिमय होता है। आपको याद होगा हमने पीछे वेक्टर आर लिया था और दूसरा वेक्टर आर डैश लिया था, जो कि इस वाले आज के भी डायग्राम में यूज किया है, ठीक है। तो उससे कोई आफत नहीं आएगी। अगला, जो वेक्टरों का योग है वो साहचर्य नियम का पालन करता है। वेक्टरों का योग
साहचर्य नियम का पालन करता है। ये नियम क्या है? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई वेक्टर ऐसे लिखे हैं, वेक्टर a प्लस बी एक ब्रैकेट में और वेक्टर c प्लस ही लगा सकते हैं इधर, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर b प्लस c। ठीक है, इसे एसोसिएट लॉ बोलते हैं। मीन्स वेक्टर का जो योग है वो साहचर्य नियम का भी पालन करता है। मीन्स इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, एक पॉइंट और है, इधर लिख देते हैं मिटा करके, क्योंकि वेक्टरों का योग बंटन नियम का भी पालन करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट लॉ का भी पालन करता है। जैसे अगर हम ये कहें कोई एक नंबर, पहले लिख देते हैं, वेक्टरों का योग बंटन नियम का पालन करता है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट लॉ का पालन करता है, बंटन नियम का पालन करता है। इस नियम का मतलब क्या है? सपोज कोई नंबर किसी वेक्टर में गुणा कर रहा है ऐसे, तो हम इसको ये लिख सकते हैं NA प्लस NB। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट लॉ, मीन्स बंटन नियम। इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, देखो जिस प्रकार अभी तक हमने पढ़ा है सदिशों का योग, उसी प्रकार सदिशों का घटाना भी होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो वहां पर भी आपको दो मेथड पढ़ाएंगे, यानी एक ही बार में पढ़ा देंगे वो। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब पढ़ेंगे वेक्टरों का घटाओ। ठीक, जल्दी ही क्लास को खत्म करेंगे, मे बी इसी हफ्ते, नहीं तो वरना इसी हफ्ते में दिन ही नहीं बचे, तो बृहस्पतिवार तक ये सारी क्लासें खत्म कर देंगे। उसके बाद इंटर की फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे, कूलॉम नियम। ठीक, वहां पर इन वेक्टरों का यूज है, इसलिए हम आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।